नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2015 की एक फाइनेंशियल थीम पर आधारित द बिग शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित अमेरिका की सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के ऊपर बनी है। इस फिल्म की कहानी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने इस मानव इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर से आने वाले तूफान को भांप लिया और यूएस हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करके बड़ा मुनाफा कमाया। मूवी में कई ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में हर जरूरी जानकारी को समझा सकूं ताकि आप 2007 में आई उस फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरी तरह से समझ सकें। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है साल 2005 में एक ऑफिस से, जहां हम माइकल बरी नाम के एक आदमी को देखते हैं। माइकल को एक तरह का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था जिसमें सामाजिक संपर्क कठिन होता है, लेकिन इंटेलिजेंस आम लोगों से कई अधिक होती है। माइकल असल में न्यूरोलॉजिस्ट था, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट रिसर्च का शौक था। साल 2000 में उन्होंने सायोन कैपिटल नाम का हेज फंड शुरू किया। उसने अपने रिसर्च के दौरान देखा कि बहुत सारे लोन बेहद कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को दिए गए हैं। डिफॉल्ट रेट पहले से ही 1930 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था और एलटीवी, लोन टू वैल्यू, बहुत अधिक था। यानी लोग जो लोन ले रहे थे वो उनके घर की कीमत से भी ज्यादा थी। कुछ केसों में तो एलटीवी 110% तक चला गया था, जिनसे माइकल को पता लग गया था कि एक बड़ा क्रैश आने वाला है। पर माइकल को ऐसा क्यों लग रहा था, इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो हम पहुंचते हैं 1970 के उस वक्त में, जहां अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम आज की तुलना में बहुत सीमित था। बैंकिंग में मॉर्गेज, होम लोन देने की सीमाएं बहुत स्पष्ट थीं। बैंक का मुनाफा पूरी तरह उसकी अपनी पूंजी पर निर्भर था। जैसे ही लोन देने की लिमिट पूरी हो जाती, बिजनेस रुक जाता। ऊपर से होम लोन साइकिल बहुत लंबा होता था, कई बार 30 साल तक भी। होम लोन का साइकिल लंबा होने के कारण कैपिटल रिकवर होने में दशक लग जाते हैं और लोन डिफॉल्ट होने का जोखिम 100 अलग। बैंकिंग सेक्टर की यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक लुइस रनियरी नाम का एक शख्स सामने नहीं आया, और जिन्हें अमेरिकन मॉर्गेज बॉन्ड्स के फादर भी कहा जाता है। उन्होंने जब सलोमन ब्रदर्स बैंक ज्वाइन किया, तब ऐसा एक सिस्टम निकाला जिसने इस इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी, जो था एमबीएस, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। आखिर क्या है ये एमबीएस? असल में रनियरी ने यह तय किया कि अगर लोन देने में स्केल की कमी है तो क्यों ना लोगों के होम लोन को एक साथ पैक करके इन्हें बॉन्ड्स की तरह बेचा जाए। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बैंकों ने अपने पास मौजूद होम लोन, यानी मकानों के बदले दिए गए कर्ज को आईओयू, लोन स्लिप की तरह पैकेज किया। फिर इन पैकेज लोन को उधार लेने वाले की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर रिस्क के अनुसार रेट किया, और फिर इन पैकेज्ड रेटेड लोन को एक नई प्रकार की बॉन्ड के रूप में इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स को बेच दिया, और इस नए तरह के बॉन्ड को ही कहा जाता है एमबीएस। इस प्रक्रिया से बैंक को तेजी से कैश वापस मिल जाता है और लोन डिफॉल्ट का रिस्क भी उनके ऊपर से चला जाता है। अब इससे बैंक का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। अब .com बबल फूटने और 9/11 हमले के बाद अमेरिकी इकोनॉमी को एक बूस्ट की जरूरत थी। तब यूएस सरकार लेकर आई अमेरिकन ड्रीम डाउन पेमेंट एक्ट। इस कानून के तहत मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को घर खरीदने के लिए $10,000 सब्सिडी दी गई। साथ ही सरकार फैनी मे और फ्रेडी मैक जैसे संगठनों को आदेश दिया कि वे कम आय और अल्पसंख्यक परिवारों को अधिक लोन दें। इससे बैंकों ने लोन की शर्तें कम कर दी, जिससे आम नागरिकों में घर खरीदने की मांग तेजी से बढ़ी। इसके कारण हाउस प्राइसेस आसमान छूने लगे। इसी के साथ एक बड़े खतरे की शुरुआत हुई, और इसी खतरे को माइकल ने सबसे पहले भांप लिया था। अब आते हैं 2005 में, जहां माइकल को अंदाजा लग गया कि 2007 से 8 में जब एडजस्टेबल रेट लोन्स का फ्लोटिंग फेज शुरू होगा, तब हजारों लोग लोन नहीं चुका पाएंगे और एमबीएस की पूरी नींव हिल जाएगी। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए वह एमबीएस को शॉर्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय कोई भी ऐसा टूल नहीं था जिससे एमबीएस को शॉर्ट किया जा सके। तो माइकल खुद एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने के लिए गोल्डमैन सैक्स और दूसरी बैंकों के पास जाकर सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, बनवाने को कहा। यहां पर जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता दूं, सरल भाषा में सीडीएस एक तरह का इंश्योरेंस है, जहां अगर अंडरलाइंग बॉन्ड डिफॉल्ट करता है तो वह बैंक भुगतान करेगी जहां से सीडीएस खरीदा गया है। मतलब माइकल ऐसे बॉन्ड्स पर इंश्योरेंस ले रहा था जो उसके पास थे ही नहीं। अगर वो बॉन्ड डिफॉल्ट करता है तो बैंक माइकल को भारी रकम देगा और इसके बदले माइकल बैंक को प्रीमियम पे करेगा। इस प्रकार सीडीएस बॉन्ड्स को शॉर्ट करने का एक टूल बन गया। अब सवाल आता है कि क्या बैंक इतनी बेवकूफ थे जो ऐसे डील साइन कर रहे थे?
बिल्कुल नहीं। उन्हें लगता था कि अमेरिका में घरों की कीमतें कभी नहीं गिरती। यहां तक कि फेड चेयरमैन ने भी यही कहा था। तो उन्हें लगा माइकल एक पागल है जो मुफ्त में पैसे दे रहा है, और बैंक भला ऐसा मौका हाथ से क्यों जाने देता। इस तरह गोल्डमैन सैक्स, डॉयचे बैंक, बेयर स्टर्न्स और दूसरे बैंकों को मिलाकर माइकल 1.3 अरब डॉलर के सीडीएस खरीद लेता है। खैर, अब दूसरी तरफ हम जेरेड वेनेट नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो डॉयचे बैंक के लिए काम करता था। जेरेड ने माइकल की इस शॉर्टिंग स्ट्रैटेजी को दुनिया के सामने लाया और सीडीएस को प्रोडक्ट की तरह पैकेज करके दूसरे इन्वेस्टरों को बेचा। दूसरी तरफ हम मार्क बॉम को देखते हैं जो फ्रंट पॉइंट पार्टनर्स नाम की एक हेज फंड कंपनी चलाता है, जो मॉर्गन स्टैनली की ही सब्सिडियरी कंपनी है। जब उन्हें जेरेड का कॉल आया, उन्हें यह प्रोडक्ट दिलचस्प लगा जो उन्हें रियल एस्टेट मार्केट को शॉर्ट करने का मौका देता है। मार्क ने तुरंत मीटिंग फिक्स कर दी। अब जेरेड मीटिंग के दौरान टम्बलिंग टावर स्ट्रक्चर को दिखाते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि यहां बॉन्ड्स की रेटिंग्स भी ठीक इस स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, जहां AAA से शुरू होकर BBB या उससे नीचे तक होती है। AAA बॉन्ड्स जो सबसे सुरक्षित होती है, और BBB और उसके नीचे के बॉन्ड्स सबसे रिस्की होते हैं, और उनके रिस्क मूडीज, S&P, फिच तय करती है। अब बैंक भी रेटिंग बॉन्ड्स को डाइल्यूशन यानी उन्हें AAA वाले MBS के साथ मिक्स करके एक नया पैकेज बनाकर फिर से AAA की रेटिंग दिलाकर इस पैकेज को CDO के रूप में बेच रहा था। जेरेड कहता है अगर CDO के डिफॉल्ट रेट 8% तक बढ़ जाती है, जो कि अब 4% तक पहुंच चुका है, तो NB बॉन्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरी अमेरिकन हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो सकती है। इसलिए जेरेड उन्हें हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करने के लिए कहता है। अब मार्क अपनी टीम को सच्चाई का पता लगाने के लिए फील्ड रिसर्च पर भेजता है, जहां उन्हें एक पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी मिलती है जिसमें 100 में से सिर्फ 4 लोग रहते हैं। कुछ मकान तो खुले पड़े थे और अंदर लोन नोटिसेस भरी पड़ी थी। लोग बिना क्रेडिट चेक के लोन ले रहे थे। सब ARM, एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज पर घर ले रहे थे। इन लोन में शुरुआत में ब्याज दर कम होती है, फिर बाद में बढ़ जाती है। ऊपर से बैंक उन लोगों को रिफाइनेंस कर रहे थे, मतलब जब घर की कीमत बढ़ती है तो बैंक उसी के ऊपर फिर से लोन देते हैं और लोग उसी पैसे से फिर से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। मार्क ये सब जानकर हैरान रह जाता है और अपनी टीम को CDS खरीदने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम चार्ली गेलर और जेमी शिपली को देखते हैं, जो कॉर्नवॉल कैपिटल के फाउंडर्स, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे, जो कि अपने गैरेज से शुरुआत की थी सिर्फ $1,10,000 के साथ, और 4 साल में ही $30 मिलियन बना लिया था। अब वो दोनों भी CDS खरीदना चाहते थे, लेकिन पर कैपिटल कम होने के कारण ISDA नहीं ले पाए, और बिना ISDA वह CDS नहीं खरीद सकते। ISDA का मतलब है इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है जो ओवर द काउंटर OTC डेरिवेटिव्स बाजार में भाग लेता है। सरल भाषा में कहे तो ये बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बैठने की टिकट थी। तभी उन्हें याद आता है बेन रिकर्ट का नाम। बेन पहले JP मॉर्गन में ट्रेडर था, लेकिन वह अब इन सिस्टम से दूर शांत जीवन जी रहा था। अब दोनों बेन को मॉर्गेज मार्केट, CDS, इन सब के बारे में बताता है, और बेन भी खुद से एनालिसिस करने के बाद देखता है कि यह सारा सिस्टम देर सवेर कोलैप्स होने वाला है। फिर वह जेमी और चार्ली की मदद करने को राजी हो जाता है और उसने डॉयचे बैंक में अपने कनेक्शन से उन्हें ISDA दिलवाने में मदद की। फिर चार्ली और जेमी ने भी CDS खरीद लिए, जिससे वो लोग भी अब बाजार को शॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ माइकल की ऑफिस में लॉरेंस नाम के एक इन्वेस्टर और माइकल के मेंटोर बर्नार्ड हॉके खासे नाराज थे, क्योंकि उन्हें $1,300,000,000 के CDS पर हर साल 80 से 90 मिलियन डॉलर का प्रीमियम भरना पड़ रहा था, जबकि प्रॉपर्टी मार्केट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि यह उनके पैसों की बर्बादी थी और वो लोग अपना पैसा वापस मांग रहे थे। देखो देखो। अब 2007 आ चुका था, असली संकट के फूटने का साल। जैसा कि माइकल ने पहले अनुमान लगाया था, ARM लोन में डिफॉल्ट की लहर शुरू होती है। मॉर्गेज डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा, लेकिन बाजार का रिएक्शन तो उलट ही थी। हाउसिंग मार्केट के गिरने के बावजूद मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज की कीमतें बढ़ रही थीं और रेटिंग्स तक पर कोई असर नहीं पड़ा। अब शॉर्ट सेलर्स माइकल, मार्क, जैमी और चार्ली बेचैन हो रहे थे, क्योंकि कीमतें अभी भी ऊपर जा रही थीं और उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ रहा था।
माइकल की फंड की रिटर्न पहले 38% थी, लेकिन प्रीमियम की वजह से -11.3% तक गिर गई। उसे अब इन्वेस्टर्स का जबरदस्त दबाव झेलना पड़ रहा था। मार्क की हालत भी अच्छी नहीं थी। बैंक और निवेशक दोनों ओर से दबाव आ रहा था, यहां तक कि और ऊपर से उनकी फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिस्क टीम उन्हें पोर्टफोलियो कम करने को कह रही थी। मार्क को अब सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोन डिफॉल्ट होने के बावजूद रेटिंग एजेंसियां कुछ नहीं कर रही। तो वह सीधे रेटिंग एजेंसियों में से एक S&P के पास पहुंच गया। तब उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि रेटिंग एजेंसी बिना बॉन्ड्स के डिटेल चेक किए ही AAA रेटिंग दे देती है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनके कंपेटिटर्स के पास चली जाएगी और उनका प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। मार्क और उसकी टीम निराश होकर वहां से निकलते हैं। अब वह जैरेड को पकड़ता है जिसने उसे CDS बेचा था। तब जैरेड उन्हें उसके साथ लास वेगास में होने वाली अमेरिकन सिक्योरिटाइजेशन फोरम में चलने के लिए कहता है, जहां उन्हें बॉन्ड सेल्समैन, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स सब मिलेंगे। फिर मार्क और उसकी टीम लास वेगास पहुंचती है। वहां पर जेमी, चार्ली और बेन भी गए हुए थे। वहां जैरेड और मार्क जाओवेन नाम के एक CDO मैनेजर से मिलता है। मार्क को वहां जाओवेन से 2 नए CDO टर्म्स के बारे में पता चलता है, CDO स्क्वायर्ड और सिंथेटिक CDO। CDO स्क्वायर्ड मतलब पहले से ही खराब CDO के खराब हिस्सों को निकालकर फिर से नया सुपर CDO बना देना। सिंथेटिक CDO सिंपल टर्म्स में एक जुआ है जिसमें लोग दूसरों की बाजी पर अपनी बाजी लगाते हैं। जैसे एक जुआ घर में कोई आदमी खेल रहा है और दूसरे लोग उसकी हार जीत पर अलग से दांव लगा रहे हैं। उस समय CDO मार्केट इतना बढ़ गया कि $50 मिलियन की असली वैल्यू वाला प्रोडक्ट $2 अरब तक पहुंच गई। अब यह सब सुनकर मार्क का दिमाग हिल जाता है। दूसरी तरफ जेमी उसके भाई के एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जो SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में काम करती थी। जिस तरह हमारे यहाँ सेबी है, ठीक वैसे ही वहां पर SEC थी। पर वो बताती है कि बजट कट्स की वजह से अब कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी की जांच नहीं कर रहा। वो खुद यहां निजी कारणों से आई है, क्योंकि उसे एक बैंक में नौकरी करनी है। इसका मतलब था रेगुलेटर भी अब खेल का हिस्सा बनना चाहता है। सब कुछ बिखर रहा था। खैर, अब दूसरी तरफ माइकल इस समय सेल्फ डाउट से जूझ रहे थे। उनकी फंड की परफॉर्मेंस CDS प्रीमियम की वजह से लगातार गिर रही थी। अब तक -19.7% तक पहुंच चुकी थी। वह बेहद बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें अपने निवेशकों को समझाने की काबिलियत नहीं थी और इन्वेस्टरों के दबाव के चलते माइकल ने अपने कुछ कीमती CDS बेच दिए ताकि फंड सुरक्षित रहे। अब सभी इन्वेस्टर्स का चिंता बढ़ने लगी और धैर्य भी टूट रहा था। लेकिन कहते हैं ना, रात जब सबसे ज्यादा गहरी हो समझ लो सुबह बहुत करीब है। ठीक उसी तरह 2 अप्रैल 2007 को आखिरकार फाइनेंशियल क्राइसिस आ ही गया। सब प्राइम हाउसिंग लोन की बड़ी कंपनी न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल ने जुलाई में दिवालिया होने की घोषणा कर दी। 5वीं सबसे बड़ी निवेश बैंक बियर्स स्टर्न्स ने भी घोषणा की कि सब प्राइम लोन में भारी नुकसान के चलते उसकी 2 सहयोगी फंड कंपनियां धराशायी हो गई हैं। लेकिन इस जीत को शॉर्ट सेलर्स के लिए तुरंत की सफलता नहीं माना जा सकता। माइकल ने उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कॉल किया जिनसे उसने CDS खरीदे थे और पूछा कि अब मेरे CDS की कीमत कितनी है। तो उन्हें जवाब मिलता है, कभी सिस्टम डाउन है, कभी सर्वर क्रैश हो गया और कभी कहते हैं प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब था कि कीमत जानबूझकर नहीं बदली जा रही, क्योंकि बड़ी संस्थाएं जोखिम को पहचान चुकी थीं। इसलिए जब तक संस्थाओं का कचरा पूरी तरह नहीं निकल जाता, कीमतें कैसे गिरेंगी। दूसरी ओर जेमी और चार्ली को जब पता चला कि CDS की कीमत अब तक नहीं बढ़ी, तो उनका धैर्य टूट गया। उन्हें लगा यह सीधा फ्रॉड है, बड़ी संस्थाएं जानबूझकर कीमत छुपा रही हैं। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी का दोस्त रॉबर्ट से इस बारे में बात की, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एडिटर था, ताकि मीडिया में यह पोल खोली जा सके। लेकिन वह बैंक और रेटिंग एजेंसी के अगेंस्ट कुछ भी छापने से मना कर देता है, यह कहकर कि मैं 2 लोगों के कहने पर ऐसी स्टोरी नहीं छाप सकता। फिर दोनों गुस्सा होकर वहां से चला आता है। फिर कुछ दिन बाद अब जाकर CDS की कीमतें गिरने लगीं। मार्क को कैथी टाउ अपने ऑफिस बुलाती है, जो मॉर्गन स्टैनली के लिए काम करती है। उसने मार्क से कहा कि CDS बेच दो, मैंने खरीदार भी खोज लिया है, जो है हमारी ही पेरेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली। लेकिन मार्क ने साफ इनकार कर दिया। तब कैथी उसे बताती है कि मॉर्गन स्टैनली की सिक्योरिटीज यूनिट पहले ही BBB रेटिंग वाले ढेर सारे CDS खरीद चुकी है, लेकिन फिर कैश फ्लो की दिक्कत के चलते उन्हें कवर करने के लिए A रेटेड CDS बेचने लगे। यानी छोटे नुकसान से बचने के लिए बड़ा खतरा मोल ले लिया और उनका पोजीशन था $15 अरब का। यह सुनकर मार्क के होश उड़ गए। इसलिए मार्क की CDS उनके लिए थोड़ी राहत हो सकती है।
अगर मॉर्गन स्टैनली डूबता है तो मार्क का फंड भी उनके एसेट में गिना जाएगा और बैंकरप्सी प्रोसेस में सब चला जाएगा। अब मार्क की टीम भी उसे कहने लगी, अब हमारी सीढ़ियों की कीमत 3 गुना हो चुकी है, अब हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए। लेकिन मार्क ने मना कर दिया और ऊपर से बैंक स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेमी चार्ली से कहता है कि अगर हम अभी सीडीएस नहीं बेचे तो बाद में कोई नहीं खरीदेगा। उन्होंने तुरंत बेन को कॉल किया, जो अब यूके में छुट्टियां मना रहा था। बेन ने एक लोकल बार में लैपटॉप खोला और स्विस क्रेडिट बैंक से डील की तैयारी की और उसने $20 मिलियन के सीडीएस बैंक को $84 मिलियन पर बेच दिए। अब माइकल ने भी अपने सीडीएस बेच दिए और 489% का नेट रिटर्न हासिल किया। माइकल का अपना प्रॉफिट $47 मिलियन का था। इसके बाद माइकल अपने फंड को बंद करने का फैसला लेते हुए उसने अपने इन्वेस्टर्स को एक लंबा मेल लिखा। अब बचा मार्क ने 2008 तक अपनी सीडीएस होल्ड रखी। फिर अपनी टीम के द्वारा काफी दबाव डालने के बाद आखिर उन्होंने भी अपना सीडीएस बेच दिए। वह समझ चुका था आखिरकार सरकार टैक्स पेयर का पैसा देकर बैंकों को बचाएगी और